बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक का नाम है टार्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस टॉपिक का जो मेन थीम है वो ये है कि आपके पास एक ना कॉइल है, कॉइल कह लें या एक कंडक्टर कह लें, वो आपके पास है। उसके बाद इसके अंदर से क्या फ्लो कर रही है बेटा? करंट फ्लो कर रही है, और इसको हमने प्लेस किया हुआ है किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो हमने लास्ट टाइम ये बात पढ़ी थी कि जब भी किसी कंडक्टर को अगर हम प्लेस करते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में और इस कंडक्टर के अंदर से कोई करंट गुजर रही हो, तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स विच कैन बी रिटन बाय द फार्मूला F इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ अल्फा। अगर आपको याद हो ये वाला थीम, तो यहां तक तो हमें पता है कि करंट कैरिंग कॉइल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। वो फोर्स ऐसी फोर्स होगी जो कि इसके ऊपर तब लगेगी जब इसके अंदर से करंट फ्लो करेगी, तो उस फोर्स की वैल्यू आएगी F इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ अल्फा। बट बेटा यहाँ पे एक नई टर्म आज हमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वो नई टर्म क्या है बेटा आपके पास? वो नई टर्म है आपके पास टार्क। अगर आप लोगों को याद हो तो टार्क के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि टार्क इक्वल होता है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड फोर्स को अगर हम मूवमेंट आर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है फोर्स और मूवमेंट आर्म का, उसे बेटा क्या कहते हैं? टार्क। अगर मैं टार्क को मैथमेटिकली लिखूं तो फोर्स को F से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो मूवमेंट आर्म को हम L या R के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये मूवमेंट आर्म होता क्या है, इसे एक छोटी सी एग्जांपल के साथ समझते हैं। बेटा आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में ये बात पढ़ी हुई है, फर्स्ट ईयर में भी, कि फर्ज करें आपके पास एक नट या पेज है, नट या पेज है, उसे आप टाइट करना चाहते हैं या लूज करना चाहते हैं, तो आप एक डिवाइस यूज करते हैं जिसे क्या कहते हैं? स्पैनर कहते हैं। बेटा ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर ये जो हमारा पेज है ये क्या कर सकता है? रोटेट कर सकता है। अगर कोई फोर्स F एग्जर्ट करें हम इस स्पैनर के ऊपर, तो ये जो हमारा पेज है ये या तो लूज होगा या फिर ये टाइट होगा, यानी ये मूव करेगा या तो क्लॉकवाइज या फिर ये मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो फोर्स के लगाने की वजह से इसमें जो रोटेशन पैदा होगी बेटा, फोर्स के लगाने से जो रोटेशनल इफेक्ट पैदा हो रहा है उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? टार्क। उस चीज को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? टार्क। अब फर्ज करें मैंने इस पैनल के ऊपर इस पोजीशन के ऊपर फोर्स लगाई अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है जी, इस पोजीशन के ऊपर मैंने फोर्स लगाई अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये जो स्पैनर के साथ लगा हुआ पेज था या नट था इसने रोटेट करना शुरू कर दिया। तो यही फोर्स के लगने की वजह से जो रोटेशनल इफेक्ट पैदा हो रहा है इसे बेटा क्या कहते हैं? टार्क। अब फोर्स का तो हमें पता चल गया कि ये इस पोजीशन पे हमने अपवर्ड फोर्स लगाई या डाउनवर्ड फोर्स लगाएंगे। ये मूवमेंट आर्म क्या है? बड़े गौर से आपने सुनना बेटा। वो पॉइंट जहां पे बॉडी रोटेट कर रही हो, यानी उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, वहां से लेके फोर्स तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बेटा उसे कहते हैं मूवमेंट आर्म। दोबारा, वो पॉइंट जहां पे बॉडी रोटेट करे वहां से लेके वो पॉइंट जहां पे हमने फोर्स एग्जर्ट की हो, दोनों में परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं? मूवमेंट आर्म। मैंने लफ्ज बार बार यूज कर रहा हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आगे जाके जो है वो चीज दोबारा यूज करेंगे। एक चीज की समझ आ गई कि फोर्स के लगने से जो बॉडी में रोटेशनल इफेक्ट पैदा होता है उस रोटेशनल इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? टार्क कहते हैं बेटा। आइए हम अपने टॉपिक को प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। बेटा इसका मतलब ये है कि करंट कैरिंग कॉइल में ये फोर्स लगेगी, इस फोर्स की वजह से अल्टीमेटली इसमें कोई रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, तो उस कॉइल में जो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा उसे बेटा टार्क कहते हैं। उसकी वैल्यू को हमने क्या करना है? कैलकुलेट करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड बेटा। लेट्स सपोज मेरे पास एक सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। फर्ज करें मेरे पास एक मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल है बेटा, और ये बेटा उसका क्या है? साउथ पोल है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं, साउथ में एंटर करती हैं, नॉर्थ से स्टार्ट करती हैं और साउथ में एंटर करती हैं। इसका मतलब ये कि जो मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन होगी वो लेफ्ट से क्या होगी? राइटवर्ड डायरेक्शन में। अब इसके अंदर मैंने एक ऐसी कॉइल को फिट किया
जो कि एक रेक्टेंगल की शक्ल में है। ठीक है जी, ये मेरे पास एक कॉइल है जो एक रेक्टेंगल की शक्ल में है। इसको मैंने पैरेलल प्लेस्ड किया हुआ है इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर। अब लेट्स सपोज इस रेक्टेंगल की कुछ साइड्स हैं, उन साइड्स के मैं नाम रख लेता हूँ। लेट्स सपोज इस पॉइंट का नाम ए है, इसका बी है, इस पॉइंट का नाम सी है और इस पॉइंट का नाम क्या है, डी है बेटा। अब उसने गिवन क्वेश्चन में कहा हुआ है कि इट इज अ करंट कैरिंग क्वाइल, इसका मतलब इसमें से कोई ना कोई करंट भी गुजर रही है। सो लेट्स सपोज कि मैंने जो है वो इस वायर की दो जो पॉइंट्स हैं इसे मैंने अटैच किया पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से और इसे अटैच किया है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। सो यहां से अगर मैं देखूं तो करंट बेटा यहां से एंटर करेगी, यूं मूव करते हुए, इस तरह से मूव करते हुए नेगेटिव साइड से बेटा क्या करेगी, लीव कर देगी। ठीक है जी, तो करंट की डायरेक्शन क्या बनेगी, यहां से करंट एंटर करेगी और बेटा इस पॉइंट से करंट यहां से क्या कर देगी, लीव कर जाएगी। सो लेट्स सपोज जो मैंने रेक्टेंगल यूज की है उस रेक्टेंगल की जो विड्थ है बेटा वो है ए, इस रेक्टेंगल की जो विड्थ है बेटा वो है स्मॉल ए, और बेटा इस पूरे रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो है कैपिटल एल। ठीक है जी, मैंने क्या कहा कि इस पूरी जो कॉइल है उसकी लेंथ है एल और बेटा इसकी जो विड्थ है वो क्या है ए। अगर मैं इस पूरी कॉइल का एरिया कैलकुलेट करना चाहूं तो बेटा एरिया के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि ये इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो बेटा लेंथ को मैंने क्या कहा है कि पूरी कॉइल की जो लेंथ है वो है सिंपली एल और विड्थ को मैंने क्या कहा हुआ है वो है स्मॉल ए। तो इसका मतलब जो एरिया ऑफ द कॉइल है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एल इंटू ए के। एक ये रिजल्ट आपने याद रखना है, एंड के ऊपर ये जाके यूज होगा। सो आइए बेटा सेकंड स्टार्ट करते हैं। अब चूंकि ये एक कंडक्टर की फॉर्म में है, इसे हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, इसके अंदर से कोई करंट आई फ्लो कर रही है, तो अल्टीमेटली ये एक्सपीरियंस करेगा एक फोर्स। तो पूरा कंडक्टर जो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा बेटा उस फोर्स को लिख सकते हैं F इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ अल्फा के साथ। F इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ अल्फा के जरिए। अब बेटा अगर हम ये सपोज करें कि ये जो साइड्स के हमने नाम रखे हुए हैं हर एक साइड बिहेव कर रही है एक सिंगल कंडक्टर की तरह, तो इसका मतलब हर एक साइड के ऊपर जो फोर्स की वैल्यू लगेगी वो डिफरेंट होगी। सो हमने हर साइड के ऊपर फोर्स की वैल्यू को जो है वो कैलकुलेट करना है। बेटा मैं साथ साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डोंट वरी, आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाता है लेक्चर, लेकिन आप इसे एज ऑनलाइन जो है वो जरूर सुनते हैं साथ साथ। ठीक है जी, अच्छा ये वो फोर्स है जो पूरे कंडक्टर पे लग रही है, जरा गौर से सुनिएगा, ये वो फोर्स है जो पूरे कंडक्टर के ऊपर लग रही है। तो मैंने क्या कहा कि हर एक साइड ऑफ द कंडक्टर बिहेव करे अगर एक कंडक्टर की तरह, तो हर साइड के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो अलग फोर्स होगी। सो हम हर साइड के ऊपर फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। सो आइए पहले साइड सी बी और ए बी, सॉरी सी डी और ए बी की तरफ फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। सो पहले मैंने साइड सिलेक्ट की है बेटा, कौन सी वाली, फर्ज कर लें ए बी, और दूसरी मैंने साइड कौन सी सिलेक्ट की है, सी डी। अब देखिए फर्ज करें कि इस पे लगने वाली फोर्स है F1 और बेटा इस पर लगने वाली फोर्स है जी F2। फोर्स कोई भी हो जब भी कंडक्टर पे लगती है तो उसे लिखते हैं हम आई एल बी साइन ऑफ अल्फा के साथ। सिमिलर ये भी फोर्स क्या होगी, आई एल बी साइन ऑफ अल्फा के साथ। बेटा उस दिन भी मैंने बताया था कि अल्फा इज एंगल बिटवीन एल एंड बी, एल एंड बी। और याद रखना आज आपने एक बात कि जिस तरफ को हम करंट की डायरेक्शन लेते हैं उसी डायरेक्शन में हम लेंथ ऑफ द कंडक्टर को भी लेते हैं। जैसे अगर बी से ए की तरफ करंट यूं आ रही है नीचे की तरफ तो लेंथ की डायरेक्शन भी बी से ए ही होगी। ऑन द अदर हैंड अगर मैं करंट को यहां से देखूं ए से बी पे जा रही है तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर की डायरेक्शन भी क्या लूंगा, ए से बी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये आप लोगों को अगर बात की समझ आ गई। सो ए से बी में देखें बेटा, बड़े गौर से देखना आपने, ए से बी जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है वो जा रही है राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। और जो मैग्नेटिक फील्ड बी है वो मैंने शुरू में बताया कहां पे जा रहा है, लेफ्ट टू राइट। कहां पे जा रहा है, लेफ्ट टू राइट। अब दोनों एक दूसरे के क्या हैं,
पैरेलल है। पैरेलल का मतलब यहाँ पे जो थीटा होगा वो कितना होगा बेटा 180 डिग्री। कितना होगा बेटा 180 डिग्री। अब यहाँ पे जब मैं साइन 180 डिग्री की वैल्यू पुट करूंगा तो बेटा साइन 180 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो अल्टीमेटली यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि फोर्स 1 की वैल्यू क्या होगी टोटली 0। यानी ए से बी की तरफ कोई भी फोर्स नहीं लगेगी इस पूरे कंडक्टर की लेंथ के ऊपर। उसके बाद बेटा F2 की बात करूँ अगर तो ये देखें F2 कौन सी वाली साइड मैंने कंसीडर की हुई है C से D। सी से डी। तो बेटा सी से डी की लेंथ जो बन रही है वो क्या बन रही है लेफ्ट टू राइट। सी से डी जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है वो बन रही है लेफ्ट टू राइट। और मैग्नेटिक फील्ड तो ऑलमोस्ट जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ है। तो दोनों में इस केस में एंगल कितना बन रहा है बेटा 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है पैरेलल है। तो यहां से हम जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 0 की वैल्यू बेटा 0 के इक्वल होती है। तो F2 जो फोर्स होगी इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 0। आग जो बाकी दो साइडें बचेंगी बेटा, एक साइड बचेगी हमारे पास ये वाली B से A और दूसरी साइड बचेगी हमारे पास B से C। सो मैं अब पहले साइड B से A की तरफ फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करता हूँ। लेट्स सपोज बेटा इस फोर्स का जो नाम है वो F3 रख देता हूँ। फोर्स होती किसके इक्वल है आई एल बी साइन ऑफ अल्फा के इक्वल। बड़े गौर से आपने चीज को सुनना है। अब अल्फा एंगल है L और B के दरमियान। करंट आ रही है B से A की तरफ, तो लेंथ की डायरेक्शन भी क्या होगी B से A, यानी जो लेंथ ऑफ की डायरेक्शन होगी वो बनेगी अपवर्ड से डाउनवर्ड। और B वो तो लेफ्ट से राइट की तरफ है, इसका मतलब B जाएगा लेफ्ट टू राइट। तो बेटा इन दोनों में एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहां से मैं F3 की जगह लिख सकता हूं आई एल बी। साइन 1 की वैल्यू साइन 90 की वैल्यू होती है 1, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो F3 फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा आपके पास, वो आ जाएगी आई एल इंटू बी के। तो ये थर्ड फोर्स निकल आई। उसके बाद बेटा फोर्थ, जी जी कौन सी वाली जो अभी फाइंड की है थर्ड वाली, बी ए की, बी ए, ये ऊपर से नीचे की तरफ। हाँ सॉरी 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 बी ए। ओके ओके ओके। अब फोर्थ वाला जो पॉइंट है हमारे पास वो है जी बी से सी। बी से सी की तरफ। अब बी से सी की तरफ जो फोर्स होगी लेट्स सपोज इसे एफ फोर्स, F4 का नाम दे दें। फोर्स होती किसके इक्वल है आई एल बी साइन ऑफ अल्फा के। जरा मुझे ये बताएं कुछ आगे से बेहतर नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा। हाँ जी, नहीं वीडियो बन रही है डोंट वरी। वीडियो बन रही है डोंट वरी, वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं साथ साथ। खैर अब देखिए जी F4 क्या है आई एल बी साइन ऑफ अल्फा। ये बेटा ये दोनों साइड सेम ही है। जो इस साइड के ऊपर हमने फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की है उसी तरह इस वाली साइड पे भी वही फोर्स की वैल्यू आएगी सी से बी या बी से सी की तरफ। सी डी और बी ए ये दोनों सेम साइड थी। डी ए और सी बी ये दोनों सेम साइड्स हैं, तो दोनों पे फोर्स की वैल्यू भी सेम होगी। अब देखिएगा जरा बी से सी जो लेंथ की डायरेक्शन बन रही है बेटा वो बनेगी वही जो करंट की डायरेक्शन होगी। तो करंट कहां पे जा रही है बी से सी की तरफ को जा रही है, इसका मतलब डाउनवर्ड से अपवर्ड की जा रही है। और बी तो हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ है, तो बी क्या होगा लेफ्ट टू राइट। ये है जी बी और ये है जी लेंथ एल। तो दोनों में अब फिर से कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो यहां से मैं लिख सकता हूं F4 ये भी इक्वल आएगा आई एल बी के, क्योंकि साइन अल्फा की वैल्यू बेटा कितनी होती है साइन अल्फा की वैल्यू होती है 90 डिग्री। इस केस में तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इसका मतलब मुझे दोनों तरफ से जो टोटल चारों साइडों से फोर्सेस मिलेंगी वो F3 एंड F4 की वजह से फोर्सेस मिलेंगी जो साइड बी ए और सी डी होगी वहां पे कोई भी फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगी। अब बड़े ही गौर से आप लोगों ने सुनना है इस चीज को, क्योंकि यही बताएगा कि हमारे पास टार्क कैसे प्रोड्यूस होगा। इससे पहले
यहीं पे स्टॉप करके मैं एक छोटी सी जो है वो चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आपने प्रीवियस क्लासेस में एक डेफिनेशन पढ़ी हुई है कपल। कपल क्या होता है? फर्ज करें आपके पास एक पॉइंट है, एक लाइन है, वहां पे दो फोर्सेस जो इक्वल मैग्नीट्यूड में हो बट अपोजिट इन डायरेक्शन हो, तो दोनों मिलकर क्या करती हैं? कपल प्रोड्यूस करती हैं। ये क्या होगी? ये वाली जो हमारे पास फोर्स है ये इसे डाउनवर्ड की तरफ खींचेगी और ये वाली फोर्स इसे अपवर्ड की तरफ को खींचेगी। तो अल्टीमेटली ये पूरी की पूरी कॉइल का करना शुरू कर देगी, रोटेट करना शुरू कर देगी। तो दो फोर्सेस अलग अलग पॉइंट पर अलग डायरेक्शन में किसी भी बॉडी में जब रोटेशन प्रोड्यूस करती हैं तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? कपल। और किसी भी फोर्स की वजह से जो हमारे पास रोटेशनल इफेक्ट होता है उसे बेटा हम टार्क कहते हैं। इसका मतलब अगर कपल की फॉर्म में फोर्स हो तो वो भी क्या प्रोड्यूस करती हैं? टार्क प्रोड्यूस करती हैं। सो इस पॉइंट को आपने बेटा याद रखना है। आगे चलते हैं हम लोग बेटा। अब आइए इधर दोबारा से एक तो फोर्स लग रही है बी से ए की तरफ और दूसरी फोर्स लग रही है बेटा बी से सी की तरफ। अब फोर्स की डायरेक्शन हमने फाइंड आउट करनी है। फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल। उस राइट हैंड पाम रूल के मुताबिक आपने भी ये साथ साथ चीज करनी है बेटा। वो क्या? कि आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को प्लेस करना है राइट हैंड की। तो बेटा लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखें मैंने बेटा इसके ही तरफ जो है वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन में अपनी फिंगर्स को प्लेस किया। तो जो आपका बेटा थंब होगा, थंब इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट को। तो करंट कहाँ से आ रही थी? बी से ए की तरफ। अब दोबारा देखिएगा जरा, हाथ मेरा छोटा फिर भी पूरा। ये देखें मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है मेरी लाइंस और थंब इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट को। तो जो मेरे पाम के ऊपर परपेंडिकुलर बनेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, वो होगा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगी इस पॉइंट के ऊपर वो रेडियली क्या होगी? आउटवर्ड। और रेडियली आउटवर्ड फोर्स को बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ? डॉट के साथ। ऑन द अदर हैंड करंट की डायरेक्शन यहाँ पे अपवर्ड है, यहाँ पे डाउनवर्ड थी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। और अपोजिट डायरेक्शन फिर क्या होगी? अगर यहाँ पे फोर्स आउटवर्ड ऑफ द प्लेन है तो यहाँ पे फोर्स क्या होगी? इन टू द प्लेन होगी। तो इन टू द प्लेन का मतलब यहाँ पे फोर्स अंदर की तरफ को एंटर हो रही होगी और यहाँ पे फोर्स बाहर की तरफ को एंटर हो रही होगी। अगर मैं इसे सपोज करूं कि ये वो मेरे पास कॉइल है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इस किनारे के ऊपर बी डी ए साइड के ऊपर फोर्स बाहर की तरफ को है और ये जो किनारा है दूसरा सी से बी, यहाँ पे फोर्स जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन में है। तो दोनों फोर्सेज एक दूसरे के अपोजिट है। तो वो क्या करेंगी? इस कॉइल को रोटेट करवाना शुरू कर देंगी। इस कॉइल को रोटेट करवाना शुरू कर देंगी। ओके होगी जी बात। अब ये वो पॉइंट एक्स और एक्स डैश है जहां पे अगर मैं यहां से देखूंगा तो मुझे ये कॉइल क्या होगी? घूमती हुई नजर आएगी। तो ये फोर्सेस की वजह से ये कॉइल क्या करना शुरू कर देगी? रोटेट। इसका मतलब इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? टार्क प्रोड्यूस हो जाएगा। अब हमने टार्क के बारे में ये बात पढ़ी हुई है कि टार्क बेसिकली इक्वल होता है फोर्स और वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स था जिसे हम बेटा क्या कहते थे? मूवमेंट ऑफ आर्म। के मूवमेंट ऑफ आर्म और फोर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है टार्क। अब यहाँ पे जो फोर्स है वो कोई सिंपल फोर्स नहीं लग रही, वो एक कपल की फॉर्म में बेटा फोर्स लग रही है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को कुछ यूं लिखूं कि ये जी साइड है हमारे पास ए से बी, साइड है हमारे पास ए से बी, यहाँ पे फोर्स लग रही थी इस डायरेक्शन में और यहाँ पे फोर्स लग रही थी बेटा इस डायरेक्शन में। ए से बी तक का जो टोटल डिस्टेंस था, जो विड्थ थी, वो क्या थी बेटा? ए। ये थी F3 और ये थी बेटा F4। दोनों फोर्सेस के मिलने की वजह से क्या पैदा हो रहा था? रोटेशनल इफेक्ट। तो फोर्स को जब भी आपने कपल की फॉर्म में लिखना है ना तो बेटा उसे सिंगल फोर्स ही लिखेंगे। और मूवमेंट आर्म क्या होता है? दो फोर्सेस के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो दोनों फोर्सेस के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है बेटा? वो है विड्थ ऑफ द कॉइल। तो दोनों कॉइल के दरमियान जो विड्थ है उसे हमने स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया। इसका मतलब फोर्स की जगह आ जाएगा एफ और मूवमेंट आर्म की जगह आ जाएगा ए। फोर्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है, वो बेटा क्या है? आई एल बी मल्टीप्लाई बाय ए। अब बेटा एल लेंथ है, ए विड्थ है,
शुरू में मैंने बात बताई कि लेंथ इंटू विड्थ क्या है, इक्वल होता है एरिया के। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ टार्क इज इक्वल टू आई बी इंटू एरिया। इसका मतलब जो टार्क होगा वो किसके इक्वल होगा, आई बी इंटू ए के। तो ये था हमारी जी फाइनल डेरिवेशन। अब एक छोटा सा स्टेप रहता है, वो इंशाल्लाह मैं कल आप लोगों को समझा दूंगा, वो जिसमें फाइनल आंसर में टार्क को दो तरह से लिखा होगा। एक तो ये वाला फार्मूला होगा, इसके अलावा कुछ यूं भी लिखा होगा, आई बी ए कॉज ऑफ थीटा। ये वाली बात मैं कल इंशाल्लाह बताऊंगा आपको टॉपिक में। तो यहाँ तक था, ये कंप्लीट हुआ। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो जिसको नज़र आया तो वो ज़रूर क्वेश्चन करें, अदरवाइज मैंने वीडियो तो सेव की हुई है।